तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो नाम से पता चल रहा है क्या चीज है ये। ऐसे कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसको क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती है। रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अच्छा, अगर मैं कोई इमेजिनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको एग्जांपल दूं तो मान लो कि ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो इस चार्ज को सेंटर मानते हुए अगर मैं इसके चारों तरफ एक स्फेयर ड्रॉ करूं तो आप देखोगे कि इस स्फेयर का हर एक पॉइंट चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होगा चारों तरफ। चार्ज को सेंटर पे मानते हुए अगर इसके चारों तरफ एक स्फेयर ड्रॉ किया जाए तो इस स्फेयर का हर एक पॉइंट चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, है ना, के क्यू बाई आर। तो चार्ज अगर सेंटर पे है तो इस स्फेयर के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये जो इमेजिनरी स्फेयर आपने ड्रॉ किया है इस चार्ज के चारों तरफ, ये क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से आप एक स्फेयर और ड्रॉ कर सकते हो चार्ज को सेंटर पे मानते हुए, ऐसे और स्फेयर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारी सरफेस कैसी हैं, ये सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो ये तो इमेजिनरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल हो गया। रियल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन होगी, तो जैसे कोई कंडक्टर है ना। मान लो किसी कंडक्टर को आप चार्ज करते हो, कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल बॉडी हो सकती है। तो किसी भी मेटल बॉडी को अगर आप चार्ज करोगे, जैसे ये कोई कंडक्टर है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज किया जाता है तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा इसकी आउटर सरफेस पे रहेगा और इसकी सरफेस का हर एक पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होगा। क्योंकि अगर ये इक्वल पोटेंशियल पे नहीं होगा ना पूरा सरफेस, तो इनके बीच में चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर दो पॉइंट्स ऐसे हों जिनका पोटेंशियल अलग अलग हो और उनको अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनके बीच में क्या फ्लो होने लग जाता है, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होता नहीं है रियल में। इसका मतलब पूरी सरफेस का पोटेंशियल हर जगह बराबर होना चाहिए, तभी चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, एक रियल एग्जाम्पल हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, तो ये क्या है, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। समझ में आ गया ये। ठीक है, अब जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसकी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तीन। एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो उसके ऊपर अगर आप किसी भी चार्ज को मूव करोगे तो उसके लिए वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो कि ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसी सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मान लो इसके ऊपर ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई दूसरा पॉइंट है बी, और आपको एक चार्ज को, ये कोई चार्ज क्यू हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोई चार्ज क्यू है, इसको ए से बी की तरफ लेके जाना है। तो इसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लो वो वर्क है डब्ल्यू ए बी। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो वर्क है ये जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है कि इस सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क हमेशा जीरो होगा। रीजन क्या है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, याद हो तो आपको, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप किसी चार्ज को मूव करोगे तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को अगर आप चार से डिवाइड कर दोगे तो वो बराबर आएगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इसके बराबर। यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसका वर्क का उसका वर्क के साथ में ये रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी बी माइनस वी ए किसके बराबर है, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू के बराबर है। क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी वी ए इक्वल टू क्या होगा, वी बी होगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो इधर जीरो आ जाएगा, यानी कि डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यानी डब्ल्यू ए बी क्या आ गया, बोलो, जीरो आ गया। तो ये प्रूव हो गया एक तरह से। तो ये प्रूफ है इसका। ठीक है, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क हमेशा जीरो होता है। ठीक है, आया समझ में। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे, इसको भी प्रूव करके देखा जाएगा।
अगेन मैंने एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस एज्यूम कर ली, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये पॉइंट ले लिया ए, ये दूसरा पॉइंट है बी। हमको क्या करना है इस बार, +1 कूलाम चार्ज लेना है। कितना चार्ज लिया इस बार, 1 कूलाम चार्ज, ठीक है। फिर इसको ए से बी तक लेके जाएंगे, तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, बोलो। WAB कितना होगा, 0 होगा। ये तो हम पहले ही भाई कैलकुलेट कर चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी ये बोलते हैं कि किसी भी चार्ज को, चाहे 1 कूलाम हो, Q कूलाम हो, कितना भी हो, किसी भी चार्ज को ए से बी तक लेके जाओगे तो वर्क डन हमेशा 0 आएगा। तो ये पहली इक्वेशन हो गई पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स भी लगाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है F = Q × E। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। आप बताओ कि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या ली हमने, 1 कूलाम, तो F कितना हो गया, F = हो गया E, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग होगी, क्योंकि याद होगा आपको कि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग ही फोर्स लगता है। तो फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अगर चार्ज क्यू को, जो कि 1 कूलाम है, उसको ए से बी तक आप मूव कर रहे हो, तो इसके लिए जो वर्क हमको करना पड़ेगा उस वर्क को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क का, उसको यूज करके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.dr। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, dr है, तो मैंने लिखा F.dr। ये क्या किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा, जो इस 1 कूलाम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें करना पड़ेगा। F की वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर है, N/dr। और जब आप इस डॉट को हटाओगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड अपने पास मेथड हो गया जिससे हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या बोल रही है कि वर्क डन 0 होना चाहिए, पहली इक्वेशन मतलब वर्क डन 0 बता रही है। सेकंड इक्वेशन बता रही है वर्क डन E/dr cos थीटा के बराबर होगा। जब आप एक ही चीज को दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हो, आंसर सेम आना चाहिए या अलग अलग, सेम आना चाहिए। इसका मतलब दोनों इक्वेशन से जो भी आपके पास आंसर है उसको इक्वल पुट कर देंगे। तो बाई इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट E/dr cos थीटा = 0। अब आप खुद बताओ, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं। dr यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, नहीं। तो क्या 0 होना चाहिए, cos थीटा 0 होना चाहिए। और cos थीटा कब 0 होगा, जब थीटा कितना लिया जाए, थीटा कितना लिया जाए, 90 डिग्री। कॉस फंक्शन कब 0 होता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं थीटा किसके बीच का एंगल है, तो आपने देखो यहाँ पे F.dr लिखा है, और F की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है। जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो यहाँ पे cos थीटा आता है, और वो जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है जिनका डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। यहाँ पे किसका डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, E और dr का। भाई F की डायरेक्शन E के अलोंग ही है, तो आप इसको E.dr भी लिख सकते हो ना, तो एक ही बात है। तो E और dr के बीच का एंगल है थीटा, जो कि 90 डिग्री प्रूव हो रहा है। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, dr मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी सरफेस पे किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इससे ये प्रूव होता है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आएगा, वो आएगा जिस प्लेन पे, जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपने डिस्प्लेसमेंट किया है उसके परपेंडिकुलर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट करो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे कुछ डायग्राम भी बनाएंगे, याद रखना ये, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं उसको। वो ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, और मान लो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो हमको ये देखना है कि इसमें दिक्कत क्या है, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को आपने इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया ऐसे,
तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहाँ पे इस पहली सरफेस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर आएगी। हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर आएगी। अब आप खुद बताओ, क्या एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं जी, ये गलत हो गया यहाँ पे। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करते हुए आपने दिखा दी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये डायग्राम गलत बन जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है कि आप नोट कर लो इसको, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये है थर्ड प्रॉपर्टी। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब मैं आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन से टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकती हैं देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लिख देते हैं हेडिंग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। पहली तो होती है पॉइंट चार्ज के लिए, कोई भी पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके चारों तरफ आप कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ड्रॉ कर दो। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर वाले स्फेयर, और सेंटर पे कौन होगा, चार्ज होगा। तो ये है कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल बराबर होता है के क्यू बाई आर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चार्ज को सेंटर पे मानते हुए जो भी आप स्फेयर ड्रॉ करोगे उस स्फेयर का हर एक पॉइंट क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल पे होगा, इसलिए उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली जा सकती है। अगर आप तो लाइक चार्जेस को पास पास रख दोगे तो उनके बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करोगे वो एक दूसरे को आपको रिपेल करते हुए दिखाई देंगी, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप की सी बनेगी। इसमें आप देखो कि चार्जेस सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा दूर चले गए। इसका मतलब ये जो डायग्राम है इसमें चार्जेस आपको एक दूसरे से रिपेल होते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है जो लाइक चार्जेस के लिए उनके बीच में आप ड्रॉ करके बताओगे। समझ में आएगी। इसी तरीके से थर्ड डायग्राम बनेगा, अगर दो अपोजिट टाइप के चार्जेस को आपने पास पास रख दिया तो उनके लिए। अब दो अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इनके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो आपको अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगी। जैसे ये डायग्राम देखो, आया समझ में। तो चार्जेस सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा पास आ गए। तो ये क्या है, ये लाइक अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट टाइप के चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फोर्थ आप ड्रॉ कर सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह बराबर हो। कैसे ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसके लिए इक्वल डिस्टेंस पे हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कुछ प्लेन्स को ड्रॉ करना पड़ेगा जिनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम हो गया। भाई आपको प्रॉपर्टी बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपको कुछ प्लेन एज्यूम करना है जिनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो याद रखना है, जैसे कहीं पे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा पास पास ड्रॉ करते हैं। याद है वो डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने ड्रॉ किया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर होंगी। उसी तरीके से अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जाने पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिल्कुल पास पास होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी पास पास होंगी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में। तो देखो मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको ये नजर आएगा कि
ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये दूर है, और अगली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है देखो उसको मैंने थोड़ा पास ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा हो उस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आया समझ में? क्लियर एकदम?